हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वंशागति का आणविक आधार। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जेनेटिक्स हमने इससे पीछे जो चैप्टर किया था वो जेनेटिक्स था और अब हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, जेनेटिक्स की तरह ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और काफ़ी चीज़ें इसमें डेप्थ में जाएगी। अगर आप इसमें जो है इस चैप्टर में क्लास में फोकस नहीं रहोगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए का मॉडल क्या है और आरएनए के बारे में ऐसी चीजें जानेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसलेशन अनुवादन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद दो तीन छोटे टॉपिक और हैं जैसे कि ओपरॉन सिस्टम है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये वाली चीजें भी लास्ट में लेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है एक बहुत ही बढ़िया डेप्थ वाला चैप्टर है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ये जो चीजें हैं आप देख भी लेना। अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हैं तो आप सीधे एक बार बुक उठाना, एनसीईआरटी उठाना, कोई भी एक्स वाई जेड बुक उठा लेना। उसमें से अगर आपको वो समझ में आ जाए, ट्रांसलेशन वाला आप उठा लेना। अगर आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गए तो फिर आप समझना बहुत टॉप चीज हो, फिर आपको क्लासों की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत ही बढ़िया लेवल के कॉन्सेप्ट है और ऐसे वैसे समझ में नहीं आएंगे। उनको एक प्रॉपर तरीके से आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में सेट करूंगा, क्योंकि उसी तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं जिस तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल लिंक करके आपके सामने बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज इसका थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट हम करेंगे, डीएनए के बारे में जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, उन चीजों के बारे में। ठीक है, वैसे इसके बारे में तो लगभग लोगों को जानकारी होती है, लेकिन फिर भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर शुरुआत से ही करेंगे, ऐसे थोड़ी ये बीच में से उठाएंगे। हर एक चीज को पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पूरी एनसीईआरटी कवर करके चलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा डीएनए के बारे में कि भाई डीएनए होता क्या है, उसकी खोज किसने की, ठीक है, वो चीजें। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे आएंगे, है ना, डीएनए कैसे बना होता है, उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए, इसकी सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पता ही है सबको डीएनए की फुल फॉर्म 2 डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए होता क्या है, सिंपली आपको सिंपल मैं जो लाइन लिख रहा हूं उसको समझना है। डीएनए होता क्या है, सिंपल लाइन लिख लो कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, है ना, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक या चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बात करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि डीएनए होता क्या है, डीएनए का मोनोमर क्या होता है, डीएनए बना किससे होता है। तो डीएनए की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, अभी बात करेंगे। लेकिन आपको अभी के लिए यह समझना है कि डीएनए की जो मोनोमर यूनिट है, जो एकलक है, इसका बहुलक, एकलक वाला आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पॉलीमर वाला। तो एकलक इकाई जो होती है डीएनए की वो होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड पोली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, उनकी चेन अगर बना देगी तो वही डीएनए है ना। पोली न्यूक्लियोटाइड की चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, वो जब एक पूरी लंबी चेन बनेगी उसको हमने डीएनए नाम दिया है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे, नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि डीएनए की खोज किसने की, खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रेडरिक मीसर, फ्रेडरिक मीसर।
फ्रेडरिक मीसर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए को खोजा था। फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में डीएनए को सबसे पहले खोजा। खोजा किस में से? डब्ल्यूबीसी में, मृत डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो मवाद सेल होती है, मवाद मतलब समझते हैं, वो मवाद सेल में से इसको खोजा और न्यूक्लियन नाम दिया। पहले इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा करते थे, पहले इसे क्या करते थे? न्यूक्लिन नाम दिया इसका, न्यूक्लिन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मीसर ने। जब सबसे पहले डीएनए की खोज हुई उस समय फ्रेडरिक मीसर ने इसको न्यूक्लियन नाम दिया। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं अभी तो हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहेंगे? देखो, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं और जिनका नाम है अल्टमान। वैज्ञानिक का नाम क्या है? अल्टमान। अल्टमान ने डीएनए की अम्लीय प्रकृति को खोजा। डीएनए की नेचर जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है, एसिडिक नेचर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो डीएनए की अम्लीय प्रकृति को किसने खोजा? डीएनए की अम्लीय प्रकृति को किसने खोजा? अल्टमान ने। और इसका नाम क्या दे दिया? नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, है ना। अम्लीय प्रकृति है तो एसिड है। बिल्कुल यहां तक चीजें क्लियर होती जा रही है, यहाँ पे कोई डिफरेंट ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि समझ में नहीं आए। ठीक है, अब एक चीज आपको समझना है कि सभी सजीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक्सेप्शन है कुछ वायरस, सम वायरस आप लिख सकते हैं, सम वायरस। वैसे वायरस जीव में आते ही नहीं है, वायरस जीव में थोड़ी आते हैं, नहीं आते, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं वायरस को भी यहीं पे। धरती पर जितने भी जीव आप देखते हो, कोई भी जीव हो, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। सबके अंदर जितने भी जीव है। विषाणु की अगर मैं बात करूं तो विषाणुओं में भी डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ एक विषाणु है जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। कुछ एक विषाणु ही होते हैं, वो सारे विषाणु में भी आरएनए नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर। अब आप कहेंगे सर आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? आनुवांशिक पदार्थ की डेफिनेशन क्या है वो तो बताइए। वह पदार्थ जो पैतृक से संततियों में आनुवंशिक जानकारियों का, जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, आनुवंशिक जानकारियों का वहन करे, ट्रांसपोर्टेशन करे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवंशिक जानकारियों को ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिएगा। तुम्हें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आनुवंशिक जानकारियां हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाएगा? उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम होता है डीएनए। समझ रहे हैं? वो माध्यम होता है डीएनए। बस ये चीजें आपको समझनी थी, इन चीजों को आपको समझना था। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए की साइज कितनी होती है। दो जीव के बारे में बताऊंगा, एक तो ह्यूमन यानी कि अपन, और एक ई कोलाई। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम पता इसके बारे में। यहाँ पे साइज ऑफ डीएनए की क्या साइज है? 1 सेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक सेल में। तो यहाँ पे जो होता है ह्यूमन के अंदर वो होता है 3.3 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, और ई कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ये आपको याद रखना है। ह्यूमन का डीएनए कैसा होता है? डीएस लीनियर, और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर, तो इसका डीएस सर्कुलर। समझ में आ रही मेरी बातें? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा है वो सारी बेसिक जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के बारे में।
कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको इसको एक बार रीड करें और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट करें। चलो फिर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मिटाऊं? चलो डन, ये तो हो ही गया। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन मैंने आपको यहां पे बताया जो डीएनए होता है वो तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी कि डीएनए का मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। तो यानी कि हमें न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए तो डीएनए तो पूरा फिर रिपीट ही होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, उसके रिपीटेशन से पूरी डीएनए की चेन बनती है ना। तो हमें क्या समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? ध्यान से समझो। पहली चीज इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजनी सार। नाइट्रोजनी सार, न्यूक्लियोटाइड को हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड ही लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजीनस बेस। दूसरी इसमें हो जाएगा पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर या शर्करा। और तीसरा इसमें हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तीन चीजें इसके अंदर होती है न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को अगर हम मिक्स कर दें, तीनों को एक साथ जोड़ दें तो उसी का नाम न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि न्यूक्लियो डीएनए को पहले हमने न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, अब न्यूक्लियोटाइड को भी हमने तीन अलग अलग चीजों में तोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ गया ये तीन चीजें। अब एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? क्या होता है? तो क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? कुछ भी नहीं है, जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट ग्रुप निकाल लो, फॉस्फेट ग्रुप आप निकाल लो, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होया करती थी, अब न्यूक्लियोसाइड में केवल दो ही चीजें होंगी। कौन कौन सी? एक नाइट्रोजन क्षार और एक पेंटोज सुगर। दो चीजों से अगर मिलकर बना है तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और तीनों चीजें उसमें है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। चलो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार को उठाते हैं। नाइट्रोजनी सार क्या होता है? नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी सार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसके अंदर प्यूरिन, दो प्रकार की ये हो जाएंगे। एक हो जाता है इसमें प्यूरिन और एक होता है इसमें पिरिमिडेंस। पिरिमिडेंस, दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडेंस। प्यूरिन कौन कौन से हैं? इसके अंदर एग्जांपल दो प्यूरिन्स होते हैं, एक होता है एडिनिन, एडिनिन, और एक होता है ग्वानिन। लेकिन पिरामिडिन्स तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होगा साइटोसिन, एक इसमें होगा थाइमिन, और एक इसमें होगा यूरेसिल। एक इसमें होगा यूरेसिल, है ना। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हमने कहा नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के दो प्रकार है, प्यूरिन और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक एडिनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। और पायरिमिडिन्स के तीन प्रकार हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब किसमें क्या पाया जाता है? जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए के अंदर एडिनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स पाए जाएंगे, और पायरिमिडिन्स के तौर पे साइटोसिन और थाइमिन होंगे। उसी प्रकार अगर मैं आरएनए की बात करूं तो उसके अंदर प्यूरिन तो वही है दो, तो इसमें यही हो जाएंगे एडिनिन और ग्वानिन। लेकिन जो सार है, पायरिमिडिन्स है, सॉरी, पायरिमिडिन्स के अंदर साइटोसिन तो होगा लेकिन थाइमिन न होकर के यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी सार होते हैं। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में कौन सा आता है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इतना सा डिफरेंस है नाइट्रोजनी सार के अंदर। नाइट्रोजनी सार के अंदर इतना सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो प्यूरिन्स जो होता है इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये। और पिरिमिडिन्स की बेसिक स्ट्रक्चर ओनली बेंजीन रिंग, है ना। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होगी, 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी।
और यहां पे 9 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। कितनी? 9 मेंबर्ड रिंग। देख भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है जबकि यहाँ पे 9 मेंबर्ड रिंग है। इसमें जो 1 नंबर वाला कार्बन है और 3 नंबर वाला कार्बन है उस पर नाइट्रोजन लगे रहेंगे। इसमें 1 नंबर वाले पे भी लगा रहेगा, 3 पे भी लगा रहेगा, 7 पे भी लगा रहेगा और 9 पे भी लगा रहेगा नाइट्रोजन। ये इसके अंदर मैं डिफरेंस बता रहा हूं, एक एक चीज क्लियर करके जा रहा हूं। अब हम डिटेल में जाने लग गए, समझो। ठीक है, तो ये प्यूरिन और pyrimidines के अंदर डिफरेंस है, कौन कौन से होते हैं, कितनी रिंग होती है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, चलो ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनी सार के बारे में अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब हम आगे बढ़ेंगे पेंटोज शुगर के ऊपर। अब हम आगे बढ़ेंगे पेंटोज शुगर के ऊपर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पेंटोज शुगर पे आऊं। चलो मिटा दूं। अब हम आएंगे पेंटोज शुगर। क्या होती है पेंटोज शुगर? यानी कि ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। ये भी न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है। पेंटोज शुगर जो होती है वो डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। डीएनए में जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में ओनली राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, है ना। इसके अंदर डीएनए है तो डीऑक्सी लग जाएगा, इसमें राइबोज है ओनली, इसमें डीऑक्सी राइबोज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5, C5H10O5। अब डीऑक्सी राइबोज का एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन आपको कम करना है, C5H10O4। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा, डीएनए का C5H10O4 और आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है राइबोज, उसका फॉर्मूला C5H10O5। क्लियर? एक चीज आपको यहां पे और नोट करनी है कि पेंटोज शुगर का जो कार्बन होता है, पेंटोज शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनी सार के कार्बन से अलग दिखाने के लिए, क्योंकि कार्बन तो उसमें भी होते हैं, तो नाइट्रोजनी सार के कार्बन से अलग दिखाने हेतु इसके ऊपर डैश लगाया जाता है। डैश, इसको प्राइम बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, लगाया जाता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे तो समझ लेना ये पेंटोज शुगर का कार्बन है ना। सी डैश लगा हो तो समझ लेना ये पेंटोज शुगर का कार्बन है। अब तीसरी जो हमारा बच गया वो कौन सा बच गया? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर के 5 प्राइम कार्बन पर जुड़ा रहता है। 5 प्राइम कार्बन पर फोस्फो एस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है। कैसे? पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन होंगे इसके अंदर, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसके अंदर, ये वाला एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वां कार्बन यहाँ, तो इससे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, है ना। ये पेंटोज शुगर, अपनी पेंटोज शुगर के अंदर ये एक कार्बन इधर ऊपर लगा हुआ रहता है, तब जाके 5 कार्बन होंगे, तो ये 5 प्राइम कार्बन पर जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की सहायता से। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि डीएनए व आरएनए में जो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, एसिडिक नेचर क्यों होती है? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो डीएनए व आरएनए को नेगेटिव चार्ज यही देता है, कौन? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डीएनए की अम्लीय प्रकृति का क्या कारण है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज मतलब एसिडिक नेचर, समझ में आ रही है? तो ये आपकी पूरी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये तुम्हें पता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये तुम्हें पता है। डन, मिटाऊं इसको। चलो अब हम पढ़ेंगे एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी कि डीएनए। पॉलीपेप्टाइड चेन अगर मैं बोलूं तो मतलब समझ लेना डीएनए, क्योंकि उसी से डीएनए बना होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं?
पॉलीपेप्टाइड चेन में मिलने वाले बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं भाई? जो चेन बन रही है उसके अंदर वो आपस में किसी न किसी बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए होंगे, तभी तो बनेगी। जैसे कि आपको कोई लंबी रस्सी बनानी है, आपको छोटे छोटे टुकड़े उसके दे दिए, तो आप उसके अंदर गांठें लगाओगे तभी वो एक चेन बनेगी, तभी मतलब वो लंबी रस्सी बनेगी। तो इसके अंदर भी अगर चेन बन रही है न्यूक्लियोटाइड से, तो वो आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े रहेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसी न माध्यम से जुड़ा रहेगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी 3 भाग है, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कोई बॉन्ड होगा, ठीक है। पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के कोई बीच में बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन बेस के बीच में कोई बॉन्ड होगा, है ना। तो सारे आपस में ये मिक्स होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड है? सबसे पहले जो बॉन्ड होगा वो होगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजनी क्षार, ऐसे लिखो इसको, पेंटोज शुगर जो होता है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़े हुए रहते हैं, है ना। इस बॉन्ड में क्या होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड होगा हमेशा। पेंटोज शुगर जो है, मान लो ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कार्बन, तो इसका ये फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजनी बेस जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इसको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाम देंगे। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ने वाला बॉन्ड। कहां पे जोड़ता है? 1 प्राइम कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनी सार जुड़े हुए रहेंगे। अब ध्यान रख लेना, जुड़ेंगे इसके तो 1 प्राइम कार्बन पर ही, पेंटोज शुगर का तो 1 प्राइम कार्बन ही होगा, लेकिन नाइट्रोजनी क्षार का कौन सा भाग जुड़ेगा? तो देखिए, अगर प्यूरिन है, प्यूरिन है तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा 1 प्राइम 1 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैंने आपको बताया कि इसके जो प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर बताई, उसमें मैंने बताया कि प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग है और पिरिमिडिन 6 मेंबर्ड रिंग है। तो प्यूरिन के अंदर जो है, इसके अंदर सॉरी, ये प्यूरिन में 9n होगा, प्यूरिन में 9n होगा, मतलब नम्मा वाला जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ, इसके पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा। और पायरिमिडिन्स में क्या होगा? पायरिमिडिन्स में 1 प्राइम, मतलब पेंटोज शुगर का तो 1 प्राइम ही रहेगा, वहीं पे जुड़ेगा, लेकिन उसका कौन सा बॉन्ड जुड़ेगा? नाइट्रोजन सार का 1n ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर के मध्य जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब पेंटोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे जुड़ेगा, चाहे वो एडिनिन हो, चाहे वो ग्वानिन हो, चाहे वो साइटोसिन हो, कोई भी XYZ आपका नाइट्रोजन क्षार हो, वो हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन पर ही जुड़ेगा। लेकिन अगर प्यूरिन है तो उसका 90 वाला नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ? 1 प्राइम के साथ। और पायरिमिडिन्स है तो उसका पहले वाला नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ेगा। अब आपको पता है नाइट्रोजन कहां कहां लगे हुए थे? पायरिमिडिन्स में 1 और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन होते हैं, जबकि प्यूरिन्स में 1, 3 और 7, 9 के साथ लगे हुए रहते हैं। तो ये आपके सामने हो गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा यहां पे आ जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में आपको बता ही चुका हूं। इसमें पेंटोज शुगर के 5 प्राइम कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है ना। ये आपकी नाइट्रोजनी सॉरी पेंटोज शुगर हो गई, ये तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन यहां पे लगा हुआ रहता है, तो यहां पे ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। आप यहां पे इस चीज को बनाएंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा। मैं यहां पे क्यों बना रहा हूं, तुम्हें भी बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तीसरा इसके अंदर हो जाएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, थोड़ा सा फर्क है इसमें, क्या है? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो ये दो कर्मागत न्यूक्लियोटाइड के बीच, दो कर्मागत न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, आपस में
जोड़ता है ना। ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करेगा, और वो जो अटैच करने वाला बॉन्ड है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। चौथा इसके अंदर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन सारों के मध्य पाया जाता है, नाइट्रोजन सारों। अब सबको पता है कि डीएनए के अंदर दो हेलिक्स होती हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, तो इसका जो नाइट्रोजन क्षार है और ये जो नाइट्रोजन क्षार है, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड होते हैं। ऐसे तो वो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा भाई, दो धागे हैं, दो कोई भी लकड़ी है तो उसको अटैच करने के लिए बीच में कोई ना कोई उसको बांध के रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको बांधने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये है दो नाइट्रोजन सारों के, ऐसे लिखो इसको, ये दो विपरीत रज्जुक के, रज्जुक मतलब स्टैंड, विपरीत रज्जुक स्टैंड के नाइट्रोजन सारों के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। कैसे, देखो मान लो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, यहां पे अगर एडेनिन है तो इसके सामने थाइमिन आएगा। ये बात हमें आगे क्लियर होती जाएगी कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन जुड़ता है, और थाइमिन के थाइमिन के एडेनिन हो जाएगा, वो तो उल्टा हो जाएगा, और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में भी तो बॉन्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे साइटोसिन है तो इसके सामने क्या हो गया, ग्वानिन हो गया, तो इसके बीच में भी तो बॉन्ड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और दो बॉन्ड इसमें होते हैं, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है और तीन बॉन्ड इसके बीच में पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन आ रहा है तो उसके सामने क्या आएगा बताइए, थाइमिन आएगा, और एक स्ट्रैंड में अगर ग्वानिन आ रहा है तो उसके सामने साइटोसिन आएगा, और उन दोनों को जोड़ेंगे कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एडेनिन और थाइमिन के बीच में बन रहे हैं तो दो बनेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बन रहे हैं तो तीन बनेंगे। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारे बॉन्ड पाए जाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं ये आपको समझना है। मिटाओ इसको, डन है। चलो, अब न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं, आपको अगर पूछ ले कि डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, आरएनए, आरएनए व डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो आरएनए की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, टाइड से पहले साइड समझते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें देखो एडेनिन होता है, तो एडेनिन को हम ऐसे लिखेंगे एडिनोसिन, हिंदी में लिख देता हूं एडिनोसिन। ग्वानिन को ग्वानोसिन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है, और ये आरएनए के न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अब और भी होते हैं इसके अंदर, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन भी होता है, तो अब इसको साइटोसिन नहीं लिखेंगे, पाइरिमिडिन को कैसे लिखेंगे, साइटिडीन, साइटिडीन और यूरिडीन, यूरिडीन। समझ में आ रही मेरी बात है, कुछ भी नहीं है, जो आपके नाइट्रोजन बेस है उसमें प्यूरिन वाले के अंदर तो क्या लगाना है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, और पाइरिमिडिन वाले में साइटिडीन, यूरिडीन, है ना। तो ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका न्यूक्लियोटाइड बताओ, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर दो, फोस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे अगर न्यूक्लियोसाइड में तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब एडिनोसिन है, एडिनोसिन के साथ में फोस्फेट लगा दो, आप मोनोफोस्फेट लगाओ, डाइफोस्फेट लगाओ, वो आपकी मर्जी, है ना। तो एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफोस्फेट, साइटिडीन मोनोफोस्फेट, ये इसके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर डीएनए के बताओ, सेम ही है, ये जो है ये सेम ही है, आगे लगा देना है डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, नॉट यूरिडीन, थाइमिडीन। ये बातें छोटी छोटी याद रख के चलना है, दिमाग ओपन है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। आप पार्टी इसको एक बढ़िया से लिखेंगे, ऐसा नहीं है जैसे मैंने किया है, मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको अच्छे से लिखना है अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, अब डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं।
हमें वैसे डीएनए कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेनली डीएनए पढ़ना है, हम बी डीएनए की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डीएनए के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो वैसे तो ये ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बी डीएनए के बारे में। ये सारे के सारे डीएनए जो होते हैं ये राइट हैंडेड होते हैं। इनका घूर्णन कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। इसको वामवर्ती कहते हैं या दक्षिणावर्ती कहते हैं, शायद दक्षिणावर्ती। लेकिन जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जेड डीएनए होता है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ये बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, बाद में आ जाएगी। ये बात हम बायोटेक्नोलॉजी में भी बात कर चुके हैं, पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है एक ऐसी सीक्वेंस जिसको अगर आप पढ़ोगे तो वो दोनों दिशा से सेम ही पढ़ी जाएगी, है ना। जिसका अगर आप रीडिंग पैटर्न सेम रख रहे हैं तो वो दोनों दिशा से समान पढ़ी जाएगी। ऐसा सीक्वेंस जो दोनों रज्जु पर रीडिंग पैटर्न सेम रखने पर समान होती है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो बात मैंने क्या दी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो दोनों रज्जु पर अगर आप रीडिंग सेम रखेंगे तो समान पढ़ा जाएगा। कैसे? देखो, मान लो एक रज्जु ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरी रज्जु कैसे होगी? लेकिन ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। ये जब हम डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि एक रज्जु अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, क्योंकि एंटी पैरेलल होती है दोनों रज्जु आपस में। मान लो यहाँ पे है गा टीटीसी, ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? अब इसको पढ़ो, 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो इसको, गा टीटीसी, GAATTC। इधर पढ़ो। अब आप कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग पैटर्न सेम रखना है। मतलब इधर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हो तो इधर भी आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम ही पढ़ना है, GAATTC। इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि सेम पढ़ा जा रहा है दोनों रज्जु पर, ठीक है, तो उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। नोट करो फटाफट से इसको नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए डीनेचुरेशन। यहीं पे पढ़ा दो चलो। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है? डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए कैसा होता है? ऐसा भाई, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का दो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में टूटना, उसे क्या कहेंगे? डीएनए डीनेचुरेशन। ये कैसे टूटेगा? मान लो ये डीएनए, तो इसके बीच में ये नाइट्रोजनी क्षार होंगे और इनके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजनी बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं? या तो इसके अंदर उच्च तापमान हो सकता है या इसकी अम्लीय पीएच हो सकती है ना। अगर ज्यादा अम्लीय पीएच है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में जो डीएनए है उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, और अगर उसके बीच में बॉन्ड टूट गए तो वो तो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाएंगे उसको हम कह देंगे आरएनए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल बात है। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है? डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है? उच्च तापमान या अम्लीय पीएच की वजह से, डीएनए जो होता है उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे वो 2 एसएस डीएनए में बदल जाता है। लिखेंगे आप इसको, क्या लिखना है कि जब डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो वो एसएस डीएनए में बदल जाएगा। इसे डीएनए डीनेचुरेशन कहेंगे। फटाक से इसको आप लिखो, इसको। अब हम डीएनए की संरचना की उत्पत्ति पढ़ेंगे, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर कहां से आई, कैसे पता चले इसको, ठीक है। चलो, उसके बाद डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना की उत्पत्ति, मतलब डीएनए की संरचना कहां से आई, इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें क्या था? 2 वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। एक था विल्किंस व फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर डीएनए का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त किया। मतलब रेज के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से उन्होंने डीएनए कैसा दिखता है उसका एक चित्र उन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये मॉडल नहीं प्रतिपादित किए, ये मॉडल नहीं प्रतिपादित कर पाए। एक बात इन्होंने बता दी कि दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य जो दूरी होती है, दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये बात इन्होंने बता दी थी, है ना। क्या क्या बताई? सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में विल्किंस और फ्रैंकलिन नाम के दो साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के विवर्तन के आधार पर डीएनए का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त कर लिया, लेकिन वो मॉडल नहीं दे पाए। डीएनए का कैसा मॉडल क्या होता है वो नहीं दे पाए, ठीक है। उन्होंने एक बात कही कि दो नाइट्रोजन क्षारों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये पहला मॉडल आया। दूसरा इसमें आता है इरविन चारगाफ रूल, इरविन चारगाफ रूल, इरविन चारगाफ रूल। ये जो नियम है, ये नियम नाइट्रोजन क्षारों के मध्य युग्मन पर आधारित था, नाइट्रोजन क्षारों के मध्य युग्मन पर आधारित है, और ये केवल डीएसडीएनए के लिए है, केवल डीएसडीएनए के लिए ही मान्य है। मतलब एसएसडीएनए के लिए नहीं, एसएसडीएनए के लिए नहीं। तो इरविन चारगाफ रूल की दो बातें हमें पता चल गई। पहली बात, ये केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए ही लागू है। दूसरी बात, ये नियम नाइट्रोजन क्षारों के मध्य युग्मन पर आधारित है। मतलब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, एडेनिन का थाइमिन के साथ जुड़ना, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ में जुड़ना, उनके बीच में जो पेयरिंग होती है उनके आधार पर ये उसके बेसिस पे है। अब आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ उन्हीं के बेस पे इन्होंने सारी बातें दे रखी है। पहली बात इन्होंने कही कि प्यूरिन व पिरिमिडिन्स की संख्या, प्यूरिन व पिरिमिडिन्स की संख्या बराबर होती है ना। एक डीएनए में जितने प्यूरिन है उतने ही पिरिमिडिन्स है। बिल्कुल सही भी है, प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडिन जुड़ेगा और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन जुड़ेगा, तो बराबर तो आना ही है ना। तो एडिनिन और ग्वानिन जितने हैं उतने ही साइटोसिन और थाइमिन होंगे। मतलब एडिनिन और ग्वानिन का योग साइटोसिन और थाइमिन के योग के बराबर है। इसका योग मतलब ये प्यूरिन, इसका योग मतलब ये पायरिमिडिन। पहली बात क्लियर। दूसरी बात इन्होंने कही कि एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन का मान सबके लिए एक होता है, सबके लिए एक ही होता है, सबके लिए एक ही होता है, यानी कि कांस्टेंट। कोई भी जीव हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हम तो मनुष्य ही आगे, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मच्छर हो, चाहे चींटी हो, कोई भी XYZ जीव जो धरती पर पाया जाता है, उसके अंदर एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन का रेशियो समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरे लिए एक है, हाथी के लिए भी एक होगा, व्हेल के लिए भी एक होगा, चींटी के लिए भी एक होगा, सबके लिए समान रहता है। किसका रेशियो? एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन। लेकिन एडिनिन किसके साथ में जुड़ता है? थाइमिन के साथ में। और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ग्वानिन किसके साथ में जुड़ता है? साइटोसिन का मान एक जाति के लिए कांस्टेंट रहेगा, एक जाति के लिए समान रहता है, एक जाति के लिए समान रहता है। कैसे? जैसे कि मैं मनुष्य हूं, इंसान है, तो इंसान के लिए इसका मान 1.52 रहेगा। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए इसका मान कितना हो जाएगा? 0.92, है ना। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है तो उसके लिए अलग मान 0.92। अपन इंसान है, अपने लिए अलग मान। एक जाति के लिए कांस्टेंट, मतलब इंसान मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान है तो उसके अंदर इसका मान इतना ही होगा। अगर कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है तो उसके लिए इतना ही मान होगा। एक जाति के लिए कांस्टेंट होता है, ये सबके लिए ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। चौथी बात इन्होंने कही कि एडिनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। जिसके साथ में जो जुड़ रहा है, मतलब एडिनिन अगर थाइमिन के साथ में जुड़ रहा है तो दोनों की मात्रा बराबर होगी। ये अगर आप सोचोगे, अगर आपका दिमाग खुला है तो भी आपको समझ में आ रहा है, यार एडिनिन के सामने हमेशा थाइमिन जुड़ेगा तो दोनों बराबर तो होना ही है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसने बताई? इरविन चारगाफ जी ने बताई। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है।
ये सारी बातें इरविन चौरगोप ने बताई थी। डन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम पढ़ते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। पहली बात, ये दिया किसने? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने? वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। सबसे पहली बात, वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे, 1953 में उन्होंने ये मॉडल दिया। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, यह भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तथा इरविन चारगाफ रूल पर आधारित था। इरविन चारगाफ रूल पर आधारित था। मतलब ये जो इन्होंने डबल हेलिक्स का मॉडल दिया, ये भी उन बातों को फॉलो करेगा जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में सामने आई और इरविन चारगाफ रूल के अंदर थी, उन बातों को फॉलो करता है। ठीक है। दूसरी बात, इसका ये जो सिद्धांत दिया, ये भी नाइट्रोजन सारों के मध्य युग्मन पर आधारित था, है ना। ये मॉडल भी नाइट्रोजन क्षारों के मध्य युग्मन पर आधारित था। समझ आ रही मेरी बात? ये जो मॉडल था, ये भी नाइट्रोजन क्षारों के मध्य युग्मन पर ही आधारित था। ये तीन बातें पहले ध्यान में रखनी है। अब इसका बनाते हैं मॉडल कैसे है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। ये क्या बन गया रे? अब ठीक है। ठीक है, चलो जैसा भी बना। अब इसमें से एक जो लाइन है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये मैं डीएनए का अब मॉडल बना रहा हूं, है ना। तो दो इसमें स्ट्रैंड होंगे, क्योंकि डीएस होता है, दो स्ट्रैंड होंगे, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी। चलो, उसके बाद में इसके बीच में ये नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्षार है ना। ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है। अब ये जो है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। और ये जो एक टर्न है, ये मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक टर्न है, तो इस एक टर्न में, वन टर्न, या इसको वन पिच भी बोल सकते हैं, वन पिच, इसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने? 10 बेस पेयर होते हैं। और इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉन होगी, है ना। कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉन होगी। ये जो इसका है, इसमें दो चीज आप देख रहे होंगे, ये इसका मेजर ग्रूव है, ये इसका माइनर ग्रूव है ना। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? ये तो आपको पता है नाइट्रोजन क्षार है, ये बीच बीच में लगे हुए नाइट्रोजन क्षार है। तो ये कुल मिला के एक मॉडल जो है वो दिया गया। ये क्या दिया गया? मॉडल आपको दिया गया। अब इस मॉडल के बेसिस पे आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, बहुत सारी। पहली बात, डीएनए के अंदर दोनों रज्जुक, एक ये रज्जुक और एक रज्जुक, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। यानी कि एक रज्जु की ध्रुवता अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरे रज्जु की ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? डीएनए के अंदर दोनों रज्जुक जो हैं वो एंटी पैरेलल होती है। यानी कि एक रज्जु की ध्रुवता अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। पहली बात। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे?
एक टर्न के अंदर, वन टर्न के अंदर या वन पिच के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और एक टर्न की, एक पिच की लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रन। ये दूसरी बात लिखेंगे। और इसी में लिखेंगे कि दो नाइट्रोजन सारों के मध्य की दूरी भी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रन, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में पता चली। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे कि दो जो ये हैं स्टैंड है, दो स्टैंड, दोनों रज्जु के बीच का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे दोनों रज्जु के बीच की दूरी, दोनों रज्जु के बीच की दूरी या व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और ये बी प्रकार का डीएनए है, ये जो मैंने बताया है ये बी टाइप का डीएनए है। और बी टाइप का डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होता है। ठीक है, और क्या बातें लिखोगे इसमें आप? और क्या बातें लिखोगे बताइए? और यही लिखना है कि एक रज्जु के अंदर, एक रज्जु के अंदर अगर प्यूरिन आ रहा है तो उसके सामने पायरिमिडीन आएगा, है ना। एडिनिन के सामने थाइमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। ये कौन सी बात लिख लोगे? चौथी बात लिख लोगे, है ना। तो यही 4-5 बातें हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? मैं दोबारा से समझाता हूं, चलो। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का हमने चित्र बनाया, और उसके बाद में चित्र के बेसिस में हमने निकाला कि पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो दोनों रज्जुक है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, है ना। तो ध्रुवता एक ही अगर 5 प्राइम 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम, ये पहली बात होगी। दूसरी बात हमने क्या कही कि एक टर्न के अंदर डीएनए में, एक टर्न के अंदर, एक टर्न कौन सा हो गया? ये एक टर्न हो गया। तो एक टर्न के अंदर जो है 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने? 10 बेस पेयर। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर उसी के अंदर हमने कहा कि दो नाइट्रोजन सारों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। फिर तीसरी बात हमने कही कि दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉन होगी। फिर हमने कहा कि एक रज्जु के अंदर अगर एडिनिन आ रहा है तो उसके सामने थाइमिन आएगा दूसरे रज्जुक में या विपरीत रज्जुक में, और ये दो बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। एक रज्जु के अंदर अगर ग्वानिन आ रहा है तो उसके सामने कौन आएगा? थाइमिन आएगा, सॉरी साइटोसिन आएगा, और ये 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, है ना। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई और यही इसकी महत्वपूर्ण बातें थी, यही आपको लिखनी है। चारों बातें आपको नोट करनी है, चारों बातें जो मैंने बताई वो नोट करनी है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा क्या होता है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा, क्रिक ने बताया, मतलब सेंट्रल डोगमा किसने दिया? क्रिक ने। क्रिक ने बताया कि आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह, आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह डीएनए से, क्या लिख दे रहा हूं मैं, डीएनए से प्रोटीन की तरफ होता है, प्रोटीन की तरफ होता है, तरफ एक दिशात्मक होता है। कोष्टक में करके लिख देंगे वाया आरएनए, वाया आरएनए। मतलब इन्होंने बात कही कि आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह डीएनए से प्रोटीन की तरफ होगा और एक दिशात्मक होगा। मतलब ऐसे नहीं कि वापस प्रोटीन से डीएनए की तरफ भी हो सकता है। आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है, डीएनए से प्रोटीन की तरफ। ये बात किसने बताई? क्रिक ने। ठीक है, कौन से मॉडल के द्वारा? सेंट्रल डोगमा मॉडल के द्वारा। वाया आरएनए का क्या मतलब है? डीएनए जो होता है, डीएनए से पहले जानकारी आरएनए में जाएगी और आरएनए से फिर प्रोटीन में जाएगी। जा तो डीएनए से प्रोटीन की तरफ ही है, लेकिन आरएनए से होते हुए जा रही है। आपने बसों पे देखा होगा, जैसे कि कोई भी बस कहीं से कहीं जा रही है तो उसके बीच में जो जो स्टेशन होते हैं उसको वाया लिख के वो लिख देते हैं, है ना, कि यहां से हो के वहां तक पहुंचेगी। तो ठीक है, तो डीएनए से प्रोटीन वो सीधे नहीं जाएगी, वाया आरएनए, आरएनए से होते हुए जाएगी। ठीक है, और एक दिशात्मक होगा, हमेशा इधर ही जाएगा, इधर नहीं हो सकता।
दोनों दिशाओं में नहीं हो सकता। डीएनए से आरएनए में आनुवंशिक जानकारी हो जाना, इसे कहते हैं अनुलेखन। इसे नाम क्या देंगे? अनुलेखन। और ये अनुलेखन की पूरी मैकेनिज्म अपन को पढ़नी है कि कैसे होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। आरएनए से प्रोटीन में जाना, इसे कहेंगे अनुवादन। इसे क्या कहेंगे? अनुवादन, ठीक है, ये आपको समझना है। और डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो इसे कहेंगे प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण, ये आपको सेंट्रल डोग्मा में ध्यान में रखना है। अब एक रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी होता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। इसमें बस एक बात ध्यान में रखना है, दो वैज्ञानिक थे, टेमिन व बाल्टीमोर। क्या करें, ऐसे ही नाम है, टेमिन और बाल्टीमोर ने रिट्रोवायरस में से, रिट्रोवायरस क्या होता है? एचआईवी, एचआईवी में इसकी खोज की है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम खोजा, वह ये मॉडल दिया। इसके अनुसार क्या होता है? आनुवंशिक जानकारी को जो प्रवाह है, आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह द्विदिशात्मक होता है। द्विदिशात्मक होता है। सेंट्रल डोग्मा का उल्टा है, यहां पे कहा कि एक दिशात्मक होता है, ये कह रहा है दो दिशात्मक हो सकता है, यानी कि वापस भी जा सकता है। यानी कि द्विदिशात्मक मतलब आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है, आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लो, समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लो। मिटाओ, चलो। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, पैकेजिंग हिंदी में इसको बोलते हैं पैकेजिंग को संवेष्टन। संवेष्टन क्या मतलब हुआ? पैकेजिंग, पैकेज करते हैं डीएनए को, एक बहुत अच्छे मैनर में पैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कोशिका में जो डीएनए होता है कितना होता है? आपने अभी पढ़ा, मनुष्य की कोशिका में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, इतना होता है। और ये डीएनए एक कोशिका के अंदर इतना लंबा डीएनए है, और कोशिका के अंदर ही नहीं, ये तो केंद्रक में रहेगा। तो केंद्र का व्यास कितना होता है? केंद्रक का व्यास होगा 10⁻⁻⁴ मीटर, 6 मीटर या 4 मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा। और इसको अब जब आप सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2.2 मीटर। सोचो, आप सोचो, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, और उसको केंद्रक में डालना है जिसका व्यास कितना है? 10⁻⁻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 ⁻
छोटा जो केंद्रक होता है उसमें इतने लंबे डीएनए को डालना होता है, तो पैकेजिंग तो बहुत तगड़ी होगी तभी काम चलेगा। जैसे कि अपन भी कहीं पे जाते हैं टूर वगैरह पे, तो वहां पे पैकेजिंग बहुत जिसको अच्छी आती है उससे करवाते हैं, है ना, कि ताकि एक छोटे से बैग में अच्छे तरीके से सारे सामान को वो शिफ्ट कर दे और मतलब पूरी अच्छे से पैकेजिंग हो जाए। तो वही यहाँ पे है, इसलिए डीएनए की पैकेजिंग आवश्यक। तो डीएनए की पैकेजिंग क्यों आवश्यक है ये बात आपको समझ आ गई। एक छोटे से केंद्रक में 10⁻⁻⁶ मीटर वाले में एक बहुत लंबा डीएनए डालना होता है, इसलिए पैकेजिंग तो बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, क्यों आवश्यक है मैं लिख देता हूं, क्यों आवश्यक है ये। एक छोटे से केंद्रक में बहुत लंबा डीएनए डालना होता है। आप अपनी पूरी बॉडी का अगर डीएनए निकाल के उसको एकदम लंबा करेंगे ना, तो ये जो धरती है इसके वो 4 लपेटे खा लेगा, इतना लंबा डीएनए होता है। तो उसको इतनी सी बॉडी के अंदर अगर डालना है तो बहुत उसके अंदर पैकेजिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें डीएनए पैकेजिंग में आपको समझनी है। अब सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए संवहन की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में देखो डीएनए संवहन का काम, अपन यूकैरियोट्स हैं तो अपने अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो वो होती नहीं है। ठीक है, तो इनमें
हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। मैं ये बात क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का काम ही होता है डीएनए की पैकेजिंग करना, है ना। ये काम कौन करेगा यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, लेकिन इसकी जगह कोई ना कोई तो दूसरा होगा, लेकिन इसकी जगह पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाया जाता है। पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाया जाता है ना। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये नेगेटिवली चार्ज होगी, और नेगेटिव होगी तो सार्य होगी। ये भी सेम है, नेगेटिव चार्ज होगी और सार्य होगी, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सेल के मध्य में इकट्ठा रहता है, जिसे केंद्रकाभ ये इंग्लिश में जीनोफोर कहा जाता है। उसके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है। प्रोकैरियोट्स कोशिका में क्या होता है, केंद्र का अभाव रहता है, तो सेल के बीच में ही वो इकट्ठा करेंगे उसको पॉलीएमाइंस प्रोटीन, और उसको हम जो नाम देंगे वो देंगे जीनोफोर। क्लियर ये बात, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग, इसको नोट करो, फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग। मिटाऊं, चलो। अगला हमारा जो टॉपिक है यूकैरियोट्स में, तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब हिस्टोन प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होती है और सार्य होती है, ये बात आपको पता है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो ये काम करती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, एक होती है H1, एक होती है H2A, H2B, H3 और H4, हो गई 5। H1 जो है ये एक लिंकर प्रोटीन की तरह काम करता है, लिंकर मतलब जोड़ने का, लिंकर प्रोटीन की तरह काम करता है, और ये जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करेगी, हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करेगी। समझ आ रहे, कैसे समझाओ इसको। तो इसका जो मॉडल है, पैकेजिंग का जो मॉडल है, इसे कहेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। कैसे समझो, देखो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल होगा क्या, इसमें होगा क्या, ये जो दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल संरचना, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर ये मैंने बड़ा करके बताया है, बहुत छोटी सी चीज होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस का व्यास 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब ये तो कितना ही छोटा होगा पता नहीं। हिस्टोन ऑक्टामर है ये वाली चीजें, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ये है लिंकर प्रोटीन, यानी कि H1, और ये बाकी सारी मिल करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। और ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये डीएनए है ना। तो यहाँ पे जो बीड्स है, बीड्स मतलब गांठे, गांठे कौन सी हो गई, किसकी हो गई, ऑक्टामर की। और स्ट्रिंग मतलब धागा कौन हो गया, डीएनए। मतलब डीएनए का जो धागा होता है वो गांठों पर लपेटा हुआ रहता है, इन गांठों पर, ऑक्टामर की गांठों पर, और इन गांठों को आपस में कौन जोड़ता है, H1 यानी कि लिंकर प्रोटीन। समझ आ गया मॉडल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से है। डीएनए को इन गांठों पर लपेटेंगे, गांठों पर लपेट देंगे डीएनए को, लेकिन इन गांठों को आपस में कौन जोड़ेगा, H1 लिंकर प्रोटीन जोड़ देगा। और जो गांठें हैं वो किसकी बनी होगी, बाकी 4 प्रोटीन की गांठें बन जाएगी, और लिंकर प्रोटीन बीच में H1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल आपका यूकैरियोट्स के अंदर चलता है डीएनए पैकेजिंग के लिए। मिटाऊं, चलो। यहां पे अपन समझ लेते हैं कि गुणसूत्र का कंपोजिशन क्या है, गुणसूत्र का संगठन, मतलब एक गुणसूत्र में होता क्या क्या है। एक गुणसूत्र के अंदर 50% हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, पैकेजिंग का काम करेंगे। 40% डीएनए होता है, 1.2% आरएनए होता है, आरएनए बहुत कम होता है, और 8.5% होता है नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये डीएनए पैकेजिंग जब बहुत लार्ज लेवल पे करनी होगी तब इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी।
इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो, अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, आनुवांशिक तत्व, यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो भी है, उसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि आनुवांशिक तत्व कौन सा है। आनुवांशिक तत्व की खोज है, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। भाई पहले थोड़ी पता होता था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, वो तो अपन को अभी पता है, तो अपन को सीधा ही दिमाग में आता है आनुवांशिक तत्व मतलब डीएनए। लेकिन हमारे शरीर में तो बहुत सारी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, बहुत सारी चीजें होती है। तो कैसे पता चला? इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आया वो था आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, PAL है कि PLE पता नहीं। ठीक है, इसमें क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का वैज्ञानिक था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर परीक्षण किया। अब ये पूरा परीक्षण मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ा रखा है, या फिर आपको खुद लिखना है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो ढूंढ के। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया, और उनको जो है 2 स्ट्रेन प्राप्त हुए, एक R2 और एक S3, एक R2 और एक S3। अब ये क्या है, ये आपको खुद को बताना है। पहली चीज तो सबसे पहले तो उसको यहां से ये पता चला कि कुछ तो है जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, कुछ तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो क्या है, कौन सी चीज है, लेकिन ये पता चला कि कुछ है ऐसा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये सिद्धांत आता है। अब आप कहेंगे सर इतना भारी भरकम नाम, कुछ भी नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कि जो चीज ट्रांसफर हो रही है उसका बायोकेमिकल क्या है, मतलब वो क्या चीज है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है। तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये किसने किया? एवरी, वैज्ञानिक का नाम है एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी। मैकार्टी ने ये बताया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्योंकि पहले लोग क्या मानते थे, क्योंकि इससे पहले प्रोटीन माना जाता था। जब तक इन्होंने ये बात नहीं कही, उससे पहले सब लोगों के दिमाग में यही चीज थी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है। लेकिन इन्होंने कहा भाई प्रोटीन नहीं है, डीएनए है। लेकिन ये तो इन्होंने बता दिया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, है ना। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इस पर विश्वास नहीं किया। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि थ्योरेटिकल बात बताई, सिर्फ बताया, एक्सपेरिमेंट तो कुछ किया नहीं, तो उससे ज्यादातर वैज्ञानिक इसके सहमत में नहीं हुए। ठीक है, तो ये पहला आ जाएगा। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हर्शे और चेस का। ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने कब किया? 1944 के अंदर। ठीक है, फिर 1952 के अंदर तीसरा एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, हर्शे व चेस का परीक्षण। इन्होंने ये परीक्षण किया 1952 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इन्होंने T2 जीवाणु भोजी पर काम किया। किस पे? ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये T2 जीवाणु भोजी पर किया था, है ना। तो ये 3 इसके अंदर हिस्ट्री या एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, आनुवांशिक तत्व की खोज से संबंधित 3 एक्सपेरिमेंट आपको आनुवांशिक तत्व की खोज से संबंधित ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला आप समझ गए होंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला। उसके बाद एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी आते हैं। उन्होंने ये बताया
कि आनुवांशिक तत्व जो है वो डीएनए है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, है ना। सिर्फ बताने से कौन विश्वास करता, आप भी नहीं करोगे। फिर हर्से और चेस आते हैं 1952 में, और उन्होंने T2 जीवाणु भोजी पर काम किया और एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। फिर हम लास्ट हमारा टॉपिक बच रहा है फाइनली, उसके बाद आज का ये जो सेशन है समाप्त करेंगे, फिर आगे की क्लास में फिर पढ़ेंगे। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब जो है कि एक आदर्श आनुवांशिक पदार्थ की विशेषता क्या है। एक आदर्श आनुवांशिक पदार्थ की विशेषता क्या है? क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली, वह संरचनात्मक वह रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। संरचनात्मक व रासायनिक रूप से क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा, उत्परिवर्तन की दर धीमी होनी चाहिए। तीसरा इसके तरफ आप लिखेंगे प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए, प्रतिकृतिकरण की क्षमता हो। और चौथा, मेंडेलीय वंशागति के माध्यम से आनुवांशिक जानकारियों का वहन करे। मतलब आनुवांशिक जानकारियों को ट्रांसफर करने में मेंडेलीय वंशागति को फॉलो करें। तो चार बातें हैं, और ये चार बातें अगर किसी के अंदर है तो वो एक आदर्श आनुवांशिक पदार्थ है। और ये चारे बातें, ये सारे गुण डीएनए में है, इसलिए डीएनए क्या है? एक आदर्श आनुवांशिक पदार्थ है। अब आप कहेंगे सर डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? डीएनए और आरएनए में तो सुनियो, डीएनए आरएनए क्या होता है? अस्थायी होता है ना। आरएनए क्या होता है? स्थायी होना चाहिए, जबकि आरएनए होता है अस्थायी। अब आरएनए अस्थायी क्यों होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड, डीएस होता है, जबकि ये होता है एसएस, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड। तो पहला रीजन, ये डबल स्ट्रैंड है इसलिए ये स्थायी है, जबकि ये सिंगल स्ट्रैंड है तो ये अस्थायी। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं दो लकड़ियों को एक साथ ऐसे रखूं तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, या फिर एक लकड़ी? ऑब्वियसली बात है दो लकड़ी, ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। दूसरा बात, डीएनए में, आरएनए में क्या होता है? पेंटोज शुगर जो होता है, पेंटोज शुगर के 3 प्राइम कार्बन पर OH समूह होता है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड को तोड़ देता है। इस वजह से ये अस्थायी हो गया, है ना। जबकि इसमें क्या होता है? 3 प्राइम कार्बन पर केवल हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है। आपने भी देखा ही भी होगा कि आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है, राइबो शुगर, उसका फॉर्मूला C5H10O5, जबकि उसका C5H10O4 है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पे H ग्रुप होता है। इससे क्या होगा? इधर OH ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों जो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको ये तोड़ देगा, तो ऑब्वियसली बात है वीक हो जाएगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप उसको नहीं तोड़ पाएगा। डीएनए में पाइरीडीन के अंदर इसमें क्या होता है? थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, तो ये भी इसको अस्थायी बनाता है, ये भी इसको क्या करता है? अस्थायी बनाता है। जबकि इसमें क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो ये 3 बिंदु है जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्थायी है, जबकि आरएनए कम स्थायी है। कौन से 3 बिंदु समझ में आ गए? पहला रीजन, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। दूसरा रीजन, आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर का जो 3 प्राइम कार्बन है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ रहता है, और OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, जबकि डीएनए के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है, डीएनए में थाइमीन होता है, जबकि इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, और यूरेसिल इसको अस्थायी बनाता है। ये 3 रीजन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी थी, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। 2 या 3 क्लास इसके अंदर और लगेगी, आगे हम और डेप्थ में जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपके साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप अपने अन्य साथियों के साथ में इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।